हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो हमारा लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर 18वां है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सभी के सभी लेक्चर आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया। दोस्तों, ये 24 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकेंड का है, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए पेपर का है। ये आपको बता दें कि इस पर प्रैक्टिस आपका 2024 का कराया जा रहा है, उसके बाद आपका 2023 का करवाया जाएगा, उसके बाद आपका 2022 का करवाया जाएगा। इसी तरीके से आपका 5 सालों का पेपर को कराया जाएगा दोस्तों, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं दोस्तों। तो अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तपन कुमार पटनायक को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए छऊ, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छऊ के लिए इनको क्या हुआ, तपन कुमार पटनायक जी को ये संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। देखिए, अब बात आई छऊ का। छऊ जो है, छऊ आपको बता, पूर्वी जो राज्य है ना, पूर्वी राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। जैसे किस किस राज्य में मनाया जाता है आप जानिए? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, हाँ पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसके बाद झारखंड में मनाया जाता है, और उसके बाद आपको झारखंड के बाद आपको कौन सा है, उड़ीसा में मनाया जाता है छऊ। और छऊ को 2010 में क्या किया गया है, यूनेस्को द्वारा इनको क्या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इनको शामिल किया गया। अमूर्त विरासत सांस्कृतिक में इनको शामिल किया गया। किसको? छऊ को। ये भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है दोस्तों, तो क्योंकि इसको भी आपको याद करना जरूरी है। छऊ को किस में किया गया है? 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक में इसको स्थान दिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख को ऑपरेशन करता है? ऑप्शन है सेबी, ऑप्शन बी IRDA, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी CCI। तो कौन करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक की बात आई, देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो क्या करता है, MFI का देख रेख करता है। कौन करता है? ये करता है, क्योंकि यही कार्य देता है इसको करने के लिए कि हाँ आपको ये कार्य करना है, ये चीज़ को आपको देखना है। और RBI का काम ही क्या है कि आप क्या बोलते हैं, यहाँ का क्या बैंकिंग व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखना। ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखना, वित्तीय क्षेत्रों को नियंत्रित करना, इसका क्या काम है? RBI का काम है। जो बैंक है, बैंकिंग व्यवस्था को सही से सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा, कौन सी प्रॉब्लम है, कौन प्रॉब्लम नहीं है, इसको RBI का काम है देखना, और वित्तीय नियंत्रित को करना होगा। अब ये जो RBI है ये भारतीय केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। हाँ, अब इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना RBI की स्थापना 1935 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1935 में किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसमें परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? ऑप्शन ए छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो ये जो पंचवर्षीय योजना, जो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत क्या किया, नियोजन का प्रयोग किया गया। नियोजन का मतलब ये होता है कि जैसे क्या बोलते हैं, नसबंदी कराना। जैसे कि लोग कई ढेर सारे बच्चे क्या बोलते हैं पैदा कर रहे हैं, तो जिससे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और सरकार को क्या हो, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया था, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इन्होंने क्या किया था, लोगों को जागरूक करने के लिए ये पंचवर्षीय योजना में शामिल किए थे। अब देखिए पंचवर्षीय योजना कब से कब स्टार्ट हुआ था? 1969 से लेकर 1974 तक स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या किया गया था, लोगों को जागरूक करना, लोगों को गांव में, मोहल्ले में जा के लोगों को, जो आंगनबाड़ी के जो दीदी लोग थी, बहनें लोग थी, उन लोग को कहा गया था कि आंगनबाड़ी के लोगों को कि आप लोग अपने कैंप लगा के लोगों से बात करिए, बताइए कि नियोजन कैसे करना है। मान लीजिए किसी को एक दिन की गैप, क्या बोलते हैं, साल भर के लिए गैप चाहिए होता है इसके लिए, तो आपको प्रयोग करने के लिए इन्होंने सब कुछ बताया।
तो ये किसके तहत बताया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत बताया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के तहत हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के मूल्य और संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A का सी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A का एफ, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A का जी, अनुच्छेद 51A का ई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो अनुच्छेद AF है भारतीय संविधान का कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो हमारी समग्र सांस्कृतिक और समृद्ध विरासत का मूल्य और संरक्षण करें। हमारा क्या कहता है, मतलब जितने भी यहाँ पे भारत में रह रहे हैं व्यक्ति हैं, सभी को कर्तव्य है कि ये क्या करें, समृद्ध विरासत और मूल्यों का संरक्षण करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार का अंतर्गत उल्लेखित है? ऑप्शन ए है उपाधियों को उन्मूलन, ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन सी धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर होगा, उपाधियों का उन्मूलन। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलीय जंतुओं को पानी के नीचे सांस लेने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए घुली हुई नाइट्रोजन, ऑप्शन बी घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी घुली हुई ऑक्सीजन, ऑप्शन डी घुला हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, घुली हुई ऑक्सीजन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको अगर थोड़ा सा भी, अगर इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है ना, थोड़ा सा भी बोलिए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब ही तो करना है साहब, आप कुछ करना थोड़ी ना है, तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बस बटन नहीं दबाना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिम में भारत का कौन सा देश पड़ोसी है जिसके साथ एक महत्वपूर्ण सीमा साझा की जाती है और जो अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विशेष होता है? ऑप्शन है भूटान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो हमारा भू राजनीतिक महत्व का विषय कौन कभी हरदम रहा है? वो हमारा छोटा भाई पाकिस्तान है। ठीक है, क्या है? छोटा बेटा पाकिस्तान है, जो कि क्या बोलते हैं, हरदम राजनीतिक क्या बोलते हैं, झगड़ा करता रहता है, झगड़ालू होता है। ठीक है, बाकी इसको 1947 में उसको विभाजन कर दिया गया था और इसने लगातार झगड़ा करता रहा। कब, देखिए हमारा देश में इसने कब कब झगड़ा किया है, इस चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि इसने कब कब झगड़ा किया है। देखिए आपको पता होना चाहिए 1947 में तो विभाजन हुआ ब्रिटिश साम्राज्य से, तब उसके बाद 1947 में इसके बाद झगड़ा हुआ, उसके बाद 1965 में झगड़ा किया इसने, 1965 में झगड़ा किया जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। फिर 1971 में इसने किया, 1971 में इसने झगड़ा किया। ठीक है, इतने 2 बार नहीं इसने क्या कि झगड़ा किया, समझिए कम से कम 3 बार झगड़ा किया और आए दिन झगड़ा करता ही रहता है ये। अब देखिए कौन सी जगह पे, ये हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला जो जगह है, जम्मू कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर वाला जगह है, यहाँ पे अभी LOC बना हुआ है। ठीक है, वो 1972 में शिमला समझौता के बाद ही बना। ठीक है, कब बना? पाकिस्तान युद्ध 1971 में जब हुआ था, वो 1972 में क्या किया? 1972 में हम लोग क्या किए? शिमला समझौता किए, शिमला समझौता करने के बाद हम लोग ने क्या किया? LOC बनाया, समझ लें। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस त्योहार में जल्लीकट्टू एक विशेषता है? ऑप्शन ए ओडन, ऑप्शन बी बीसू, ऑप्शन सी बिहू, ऑप्शन ई पोंगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोंगल, जो कि राइट आंसर है। पोंगल आपका किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल दक्षिण भारत के, पोंगल जो है दक्षिण भारत के एक राज्य तमिलनाडु में मनाए जाने वाले एक प्रमुख फसल उत्सव है। कभी कभी जल्लीकट्टू की जगह क्या कर देगा? फसल उत्सव कर देगा, तो आपको तब भी आपको क्या करना होगा? वो पोंगल ही करना होगा, फसल उत्सव है। ठीक है मेरे भाई, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो नए नए फसल होते हैं जनवरी के माह में मनाए जाते हैं। ठीक है, और नए नए फसल जो आते हैं, जैसे आप बता दीजिए, जैसे चावल हो गया, ठीक है, चावल, गुड़, तिल, ये सब का नए नए चीज़ों को पकवान बनाते हैं। और ये ज़्यादातर जानते हैं जानवरों के लिए
विशेषकर त्योहार जानवरों के लिए मान्यता माना जाता है, जानवरों के लिए क्या बोलते हैं त्योहार है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो बैलों से जुड़ी हुई कहानियों से लेकर यहाँ पे लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं त्योहार को इसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सोने के अयस्क प्राथमिक का सबसे बड़ा भंडार है? पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, जो कि राइट आंसर होता है। अब देखिए बिहार में क्या क्या मिलता है इसको भी आपको पता होना चाहिए। बिहार में और क्या चीज़ मिलता है, देखिए बिहार में आपको चूना का पत्थर मिल जाएगा। चूना का पत्थर के बाद आपको मिलेगा अबरक मिल जाएगा। अबरक के बाद आपको पता है क्या है ना, बॉक्साइट। यहाँ तो बहुत ही मात्रा में, प्रचंड मात्रा में पाए जाते हैं बॉक्साइट। ठीक है, इतने विभिन्न प्रकार के क्या खाए जाते हैं। और आपको पता है सोना तो मिलता ही है, सोना ये बिहार राज्य में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? वसुमित्र, पुष्यमित्र, देवभूति, कनौज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र, जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे। अच्छा, शुंग वंश किसको मार के आपके शुंग वंश की स्थापना की? मौर्य साम्राज्य के लास्ट जो शासक था, कौन लास्ट शासक था आपको पता होना चाहिए। लास्ट शासक बृहद्रथ था। इसने क्या किया था, मारकर इसने क्या किया था, अपने शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, इसने क्या किया था, शुंग वंश की स्थापना किया था। अब देखिए शुंग वंश के बारे में बात आती है। देखिए शुंग वंश जो पुष्यमित्र थे वो क्या था, मौर्य वंश का वो सेनापति था। मौर्य वंश का सेनापति था। और जब क्या हुआ कि जैसे ब्राह्मणवाद ज़्यादा फैलने लगा तो इसको क्या किया गया, इसने इसको हत्या कर दी। जो क्या बोलते मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था। फिर उसके बाद इसने क्या किया, वो जाके उस गद्दी पे अपना बैठ गया। और उस गद्दी पे बैठने के बाद शुंग वंश का क्या बोलते स्थापना कर दिया। उसके बाद इसने सन 112 वर्षों तक इसने क्या किया, राज्य किया, शासन किया 112 वर्षों तक। अब कहाँ कहाँ किया, मध्य और पूर्वी भारत पे क्या किया, मध्य और पूर्वी भारत पे किसने ये क्या किया है, राज्य किया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मानक आइस हॉकी टीम में एक खेल के लिए इनके दौरान कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 6, 4, 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 खिलाड़ी होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से खेल में ब्रेस्ट स्ट्रोक तकनीक का उपयोग किया जाता है? घुड़सवारी, पुल, तैराकी, शूटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तैराकी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीपी मॉडल पर शहरों में बस संचालन को बढ़ाने के लिए डैश ई बसों की एक बस योजना पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी। तो 5000 बस या 10,000 बस या 11,000 बस या 7,000। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर है 10,000 बसों की। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नीति आयोग के नई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए परमेश्वरम अय्यर का, ऑप्शन बी एम के तलवार का, ऑप्शन सी पीसी सुधाकर, ऑप्शन डी बीबीआर सुब्रमण्यम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीबीआर सुब्रमण्यम को जी को क्या किया गया, बनाया गया था। अच्छा अब बताइए बी आर सुब्रमण्यम जी हैं वो क्या रहे हैं 1987 में वो ये रहे IAS अधिकारी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक समझ गए, इतना बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है? नीति आयोग की स्थापना 2015 में नीति आयोग की स्थापना किया गया है। इसके पहले कब था, इसका नाम क्या था, पंचवर्षीय योजना जिसे हम लोग करते थे इसको पंचवर्षीय योजना के योजना आयोग के नाम पर इन्होंने क्या किया, जैसे पंचवर्षीय योजना होता था ना, तो ये योजना आयोग का नाम चेंज कर क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, इतना चीज़ का आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग कर दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में कौन सा अर्ध न्यायिक निकाय का उदाहरण है? ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी अंतर
राज्य परिषद, ऑप्शन सी राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ऑप्शन डी क्षेत्रीय परिषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पता है तो आप जरूर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक नृत्य खोरिया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार डैश जनसंख्या का अनुपात 0.2 pp कम हो गया है। बौद्ध, सिख, मुस्लिम, हिंदू। इसका जो करेक्ट आंसर है सिख लोगों के क्या हो गया है 0.2 pp% कम हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बरदौली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बरदौली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1924, 1926, 1928, 1922। तो 1928 में बरदौली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। अच्छा, किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह हुआ था। अभी कहाँ शुरू हुआ था? गुजरात के बरदौली तालुक में एक प्रमुख किसान आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? एक किसान आंदोलन था मेरे भाई, समझ गए ना, कि किसान आंदोलन था, ना कि कोई दूसरा आंदोलन था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार भूमि राजस्व मूल्यांकन में वृद्धि के जवाब में शुरू किया। क्या किया गया था? जो वहाँ पे जो भूमि था ना, उस भूमि से ज़्यादा कर लेना था भाई। आमदनी अठनी खर्चा रुपया वाला बात है ना। तो मान लो हमको आमदनी कुछ हो नहीं रहा और खर्चा हम ज़्यादा कर रहे हैं, हाँ हम तुमको कर ज़्यादा दे रहे हैं, तो भैया हम काहे इतना कर दें। तो 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोलते बरदौली सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। हाँ, और ये कहाँ पे स्टार्ट किया? गुजरात में किया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और उसी के बाद जब वल्लभ भाई पटेल जी को क्या किया? वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार या नेता का उपाधि मिला। ठीक है, उसी आंदोलन के बाद, बरदौली आंदोलन के बाद ही इनको सरदार और नेता का उपाधि इनको वल्लभ भाई पटेल जी को मिला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश ने वर्चुअल मोड में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। तो किसने किया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ऑप्शन सी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ऑप्शन डी है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा खेल सिद्धार्थ सुचिदेव द्वारा खेला जाता है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है टेनिस, ऑप्शन डी है स्क्वैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्क्वैश से खेला गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। तो हम लोग समझ गए दोस्तों, इतना तक आपको समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।